आपकी माहाना आमदन क्या है? 30 से 40 मिलियन के दरमियान एवरी मंथ जो है हमें प्रॉफिट आ जाता है। बड़ी मैं आपको मेन चीज़ बता दूं, ये शायद आपको अजनबियत हो, मेट्रो व्हीकल्स आपने ज़रूर सुना होगा, मेट्रो मोटरसाइकिल्स, और उसके अलावा ये जो आम नज़र आते हैं रिक्शे, लोडर्स, आपको तेज़ रफ्तार नज़र आएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग का 2007 में शुरू किया और 2008 के स्टार्ट में हमने पहला मॉडल अपना लॉन्च किया और उस वक्त 8 करोड़ रुपए से हमने ये बिजनेस शुरू किया। जो ही हमने पहला मॉडल लॉन्च किया, नेशनल बैंक ने फिनेंसिंग बंद कर दी ड्राइवर्स को। उसके बाद पंजाब बैंक ने भी बंद कर दी। फिर ये कामयाब कैसे हुआ? कस्टमर जो होता है ये एक उस परिंदे की तरह है जिसको अगर एक मंडेर से या एक जगह से धोखा मिलता है तो वो दोबारा नहीं आता। लेकिन अब सब डिपार्टमेंट्स को, FBI, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, PSQCA, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हर एक को ये पता चल गया यार ये कंपनी पैसे नहीं देती। 2013 में आपने जो मेट्रो बाइक्स थे वो वाला ब्रांड खरीद लिया, क्यों खरीदा? वाहद हमारी कंपनी है जिसने पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। हमने सबसे पहले नवंबर 2022 में अनाउंस किया था कि हम पेट्रोल बाइक्स बंद कर बनाना। कि हुकूमत जो ये दे रही है ई व्हीकल, इसका क्या फ़ायदा होगा? 35 करोड़ का इश्तहार चले टीवी पे, अखबारों पे मरियम साहबा के कि ये हमने बाइक्स दे रहे हैं। 70 लाख रुपया एक बाइक को फिनांस करने का खर्च आया हुकूमत पे। क्यों? पॉलिसी गलत होने से। तो आपके बिजनेस में बिजनेस सीखा जा सकता है कहीं से जाके, या ये प्रैक्टिकल करने से आएगा? हमारे इस वक्त 55 आउटलेट्स हैं इलेक्ट्रिक के, ऑलमोस्ट 80 के करीब आउटलेट्स हैं हमारे 3 व्हीलर के। अपनी जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर फुल टाइम है वो 500 के करीब। बाकी हमारे साथ जो अटैच इंडस्ट्री है उनकी तादाद 60 से ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रूक बड़ा शो में खुश आमदीद। हमें बड़ा अच्छा फीडबैक आया कि जो लोग ज़िंदगी में कुछ करके आगे बढ़े हैं वो अपने तजुर्बात जब पॉडकास्ट में बताते हैं तो सुनने वालों को, देखने वालों को फ़ायदा मिलता है। तो आज ही इसी तरह के एक मेहमान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की। CEO पार्क स्टार ऑटोमोबाइल हैं। और बड़ी मैं आपको मेन चीज़ बता दूं, ये शायद आपको अजनबियत हो, मेट्रो व्हीकल्स आपने ज़रूर सुना होगा, मेट्रो मोटरसाइकिल्स, और उसके अलावा जो तेज़ रफ्तार है, बहुत बड़ा ब्रांड है। पूरे पाकिस्तान में आपको ये जो आम नज़र आते हैं रिक्शे, लोडर्स, आपको तेज़ रफ्तार नज़र आएगा और इस वक्त सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। तो मेरे साथ हैं वकास भट्ट साहब। भट्ट साहब का एक सियासी तारुफ भी है, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम इनसे इनकी जो बिज़नेस रिलेटेड है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, कारोबार में कैसे आए, और कारोबार में जो उतार चढ़ाव है उसको प्रैक्टिकली कैसे सीखा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, सारी बातें इनसे पूछते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब। जी जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले तो ये कि आपका ताल्लुक बिज़नेस फैमिली से ही है, यानी आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब और मैं, हम ज़ाहिर है कंटिन्यूसली, बल्कि उनसे पहले भी ये बिज़नेस में ही थे। अच्छा। जॉब करना कभी भी प्रायोरिटी पे कल्चर नहीं हुआ, चलती रही है, कोई ना कोई घर में रिप्रेजेंटेशन रही है, लेकिन ज़ाहिर है ये फोकस रहा है कि हमने बिज़नेस में रहना है। तो वालिद साहब कौन सा बिज़नेस करते थे? वालिद साहब क्या राइस मिल थी, अभी भी राइस का बिज़नेस करते हैं। मिल तो उन्होंने बेच दी चूँकि अब उनकी एज माशाल्लाह 85 ईयर्स से भी ज़्यादा है। बिज़नेस अभी भी कर रहे हैं? हाँ, अभी भी बिज़नेस कर रहे हैं। वाह, यानी क्या रूटीन होती होगी? उन्होंने वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं, दूसरे जो अच्छी मिल रहे हैं वहाँ से मिलिंग करवाते हैं। ट्रेडिंग का काम ज़्यादा है। तो आप रोकते वगैरह हैं कि नहीं? अब नहीं, वो जितने एक्टिव रहते हैं उतने ही माशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। हाँ। अच्छा, आप कितने हैं भाई, और आप बिज़नेस में आपने कब आगाज़ किया बिज़नेस का? जी हम 3 भाई हैं और मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ और सबसे बड़े भाई भी इस बिज़नेस में हैं मेरे साथ। बल्कि वैसे तो हम जॉइंट फैमिली हैं वालिद साहब की सरपरस्ती में। अच्छा, लेकिन एक भाई जो मेरे हैं वो पहले जुडिशरी में थे और 16-17 साल वो जुडिशरी में रहे। फिर उनकी ख्वाहिश थी कि मैं प्रैक्टिस करूं, उनके पैशन था, तो वो बहरहाल वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बिज़नेस के अंदर हम इकट्ठे ही हैं, लेकिन जो टाइम हम देते हैं, सबसे बड़े भाई हैं वो इंजीनियर हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में रहे, कनाडा से एजुकेशन हासिल की, बाद में उन्होंने वहाँ पे आयल की इंडस्ट्री के अंदर भी वो एज इंजीनियर रहे। लेकिन 2011 से फिर वो पाकिस्तान में फुल टाइम हमारे ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस को दे रहे हैं। ठीक है। पार्क स्टार ऑटोमोबाइल जो है ये इसके आप CEO हैं, ये बताएं कि ये इसका आगाज़ कब हुआ इस सफ़र का?
ये मैं तो चूँकि मेरी एजुकेशन तो लॉ थी और मैं इमिग्रेशन लॉ में मैंने यूके से भी शॉर्ट कोर्सेज़ किए लॉ ग्रेजुएशन के बाद, और बड़ा अच्छा था मेरा, और वाहद शायद था मैं जिसका 99% उस वक्त सक्सेस रेट था। अच्छा। और ट्रिब्यूनल के अंदर ज़्यादा हमारा, चूँकि मैं बैरिस्टर नहीं था, तो एज ए सोलिसिटर या वकील के तौर पे चूँकि मैं ट्रिब्यूनल्स तक ही केस फाइल कर सकता था, तो वो हमने किए। और वहाँ से फिर अचानक चूँकि मैंने सोचा कि हमें पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री भी लगानी चाहिए, क्योंकि वाले साहब की भी एक छोटी मोटी इंडस्ट्री थी और वो चल रहा था हाँ, वो चल रहा था। ठीक। तो मैंने फिर ये शुरू किया जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी को ख़त्म करना चाहा 3 व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर, और वो 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी को लाने चाहते थे एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए। तो उस वक़्त बड़ी तादाद में लाइसेंस दिए गए और इंसेंटिवाइज़ किया गया। तो उस वक़्त फिर हमने ये मैन्युफैक्चरिंग का 2007 में शुरू किया, और 2008 के स्टार्ट में हमने पहला मॉडल अपना लॉन्च किया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि जो पैसेंजर मॉडल में हमारा ऑटो रिक्शा है वो पाकिस्तान का टॉप सेलिंग ब्रांड है। तो 2007 में आपने इसका यानी आगाज़ किया। जी जब ये 2 स्ट्रोक था, ये वो रिक्शा है जो मैं आम फहम ज़ुबान में बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा शोर था, धुआँ था, और उसके बाद फिर एकदम हमने देखा कि ग्रीन वाले आए वो 4 स्ट्रोक वाले, जी जिनकी आवाज़ बड़ी मामूली सी थी। वही उसी की बात हो रही? जी बिल्कुल, क्योंकि ये गवर्नमेंट की शुरू में स्कीम थी, और गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोनिंग का भी थी। जितने का कैश की प्राइस थी उतने में ही ड्राइवर हज़रात को दिया जाता था ये इंस्टॉलमेंट्स पे। ठीक है। तो उस वक़्त उन्होंने फिर अपनी स्कीम के लिए इसका रंग जो है वो ग्रीन तय किया। तो वो चूँकि हमने ग्रीन उसमें बनाया, अभी तो उसमें मल्टीपल कलर्स हैं, येलो ज़्यादा डोमिनेंट अब कलर लो, है। तो अब ये 2007 में यानी कितना सरमाया आपके पास होगा, किस तरह से शुरू किया होगा, और आप ला वाला साइड और ये बिज़नेस, और फिर ये कामयाब कैसे हुआ? ये बिल्कुल ठीक आपने निशानदेही की कि ये सबसे पहला सवाल तो यही होता है जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हो, चैलेंज भी यही होता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, यहाँ भी ये हुआ, चूँकि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से और इंजीनियरिंग फील्ड से वाबस्ता नहीं था, मेरा सर्विसेज का प्रोफेशन था। तो मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया, और उन्होंने जो फिजिबिलिटी मुझे बना के दी वो बड़ी महदूद थी। उन्होंने कहा जी आप रेंट पे अभी ले लें क्योंकि वक्त थोड़ा है, तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैक्ट्री बनाइएगा। हमने रेंट पे जगह ली, और उस वक्त 8 करोड़ रुपए से हमने ये बिज़नेस शुरू किया। लेकिन ये बड़ी जल्दी समझ आ गई कि ये इतने कम पैसों वाला काम नहीं था। तो अच्छा, बहरहाल यानी 2007 में तो 8 करोड़ भी बहुत ज़्यादा। जी, लेकिन चूँकि इसके अंदर स्टार्ट में काफ़ी डेवलपमेंट में और आपको ओवरहेड उठाने पड़ते हैं, जब तक आपका वॉल्यूम नहीं बनता, तो 4 साल तो काफ़ी मुश्किल रहे हमारे और लिए। अकेले शुरू किया या साथ में लोग भी लिए? नहीं, खुद ही था मैं, हमारा ठीक। असल में फैमिली बिज़नेस है ये। ठीक। और जब हमने शुरू किया तो फिर और भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 4 साल के बाद फिर इस बिज़नेस ने हमें कुछ रिटर्न करना शुरू कर दिया। तो फिर तो जितनी भी ग्रोथ हुई है हमने यहीं से कमाया, इसी से बढ़ाया। तो फिर गवर्नमेंट ने इसमें क्या किरदार अदा किया, या आपको पहला ऑर्डर क्या मिला? यानी वो मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ से आप कहते हैं ना कि यार अब उम्मीद नज़र आई है कि इस आपके लिए तो नया काम था ये। अच्छा, मैं यही समझ के आया था कि बनाना काम है, गवर्नमेंट के पास डिमांड है, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब लोन पे दे रहे हैं इसको और कितना इंस्टॉलमेंट्स कितना पे। लोन दे रहे थे? नहीं, इंस्टॉलमेंट यही होती थी कि आप 10% एडवांस दे दें, बाकी 90% 36 महीनों की या 24 महीनों की इंस्टॉलमेंट्स पे दे दें। और उस वक़्त 1,46,000 से 1,60,000 के दरमियान इसके मुख्तलिफ मॉडल थे, तो वो इतनी कोई प्राइस नहीं थी। अच्छा, लेकिन ये हुआ कि जो ही हमने पहला मॉडल लॉन्च किया, नेशनल बैंक ने फिनांसिंग बंद कर दी ड्राइवर्स को। उसके बाद पंजाब बैंक ने भी बंद कर दी, और वाहद एक इदारा रह गया था, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। उसके पास थोड़ा सा बजट होता था। तो यहाँ जो ही हमने पहला चैलेंज था कि डिज़ाइनिंग करना, बनाना, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम सक्सेस हुए। लेकिन जब हम बेचने का वक़्त आया तो अब हमें ये उस वक़्त अचानक पता चला कि ये गवर्नमेंट तो अब नहीं देगी, आपको खुद डीलर नेटवर्क स्टैंड करना यानी पड़ेगा। जो सोच के आप आए थे जी कि यार गवर्नमेंट ये कर रही है, ये चीज़ें चल रही हैं और हमें तो मसला कोई नहीं, ऑर्डर आने हैं, बना बना के दिए जाएंगे, जी, ऐसे ही तो है। वो वाला मामला नहीं लेकिन रहा। वो हमें सपोर्ट नहीं मिली, ठीक और है। फिर हमने मार्केटिंग भी खुद ही की, खुद ही सीखी। ज़्यादा है, आप मेंटली तैयार नहीं थे, और वहाँ उस वक़्त 47 कंपनीज़ को गवर्नमेंट लाइसेंस दे चुकी थी।
तो ये 47 की दौड़ शुरू होगी, कंपटीशन भी आ गया। कंपटीशन। और ये मार्केट आपको पता है ये सोसाइटी के बस एक ख़ास तबके की प्रोडक्ट है, हर आदमी के ज़रूरत नहीं है। मोटर बाइक बाकी चीज़ें और तरह से हैं, और इनकी जो मार्केट है और इनके जो आगे डीलर नेटवर्क है वो भी महदूद हैं लोग, और बड़े शहरों में हैं, छोटे शहरों में तो होती नहीं है, ज़्यादातर डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में। अब ज़ाहिर है 47 अगर कंपनी है तो ये समझें कि पाकिस्तान में बमुश्किल टोटल 100 के करीब अच्छा काम करने वाले डीलर होंगे। अब उस हिसाब से तो दो हिस्से आते थे, लेकिन बहरहाल इसके अंदर फिर नए चैलेंजेस थे और हमने बड़ा कुछ सीखा और कुछ प्रिंसिपल तय किए। मैंने वो कहा क्या प्रिंसिपल था? जी, उस कंपटीशन में मैंने ये देखा कि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर कोई भी बिजनेसमैन क्या सोचता है। वो ये सोचता है कि मेरा जो एनर्जी का वक़्त है, जब मेरे पास पैसा है, एज का वो हिस्सा है, जब मेरे पास जवानी है, एनर्जी है, भाग दौड़ कर सकता हूँ, तो मेरी उस मेहनत का नतीजा ये हो कि बाद में जब मेरी एनर्जी कम होगी तो मैं फिर भी इसको खाता रहूँ। आप उसके एग्जांपल ले सकते हैं कि एक आदमी है कि जो 6 महीने की फसल लगाता है और काट लेता है, और एक ये है कि जो 5 साल के लिए एक बाग लगाता है। तो हर बंदे की ख्वाहिश यही है कि अगर 5 साल मेहनत हो तो फिर सारी उम्र खाएं। ये एक ऐसा एक नफसियाती हमारे पाकिस्तान के अंदर फैक्टर है कि जिसको हमने सामने रख के अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि जिसको अपने साथ जोड़ेंगे हम डीलर नेटवर्क में, उसको ये हमने श्योरिटी देनी है कि इस ज़िले की हद तक या इस सिटी की हद तक इस ब्रांड में आप हमारे पार्टनर हैं। ठीक है। अगर आज आप इसको नंबर 1 ब्रांड बनाएंगे तो ये आप के बच्चे भी, आप भी, आपकी पूरी फैमिली भी हमारे साथ पार्टनर रहेगी। आपने वो 5 साल वाला बाग वाला फार्मूला लगा दिया कि आज लगा लो जी, फिर बैठ के खाओ। ज़्यादा क्यों, एक चीज़ है 47 ऑप्शन हैं, तो क्यों वो आपके साथ चलेगा। तो उसको ये कॉन्फिडेंस देना था कि आप वक्ती फ़ायदे को ना देखें, आप लॉन्ग टर्म देखें। और चूँकि वक्त के साथ साथ हमने इस चीज़ को प्रूव किया, और जितना प्रूव करते गए लोगों का कॉन्फिडेंस बनता गया, और ये वाहद बिज़नेस था कि जिसमें लोग अपने अपने शहर में, पहले तो हमने कोशिश की कि हर छोटे शहर में एक ही डीलर बनाया जाए। उसका ये फ़ायदा हुआ कि उसका जो था सारा फोकस आप पे फोकस उस पर हो गया, और उसने और भी इन्वेस्ट किया। और आज भी तक भी जिनसे हमने काम शुरू किया था, ऑलमोस्ट 80% वही लोग हैं जो आज तक हमारे साथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने हमें ना छोड़ा है ना हमने उनको छोड़ा है। बल्कि अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आए तो हमने उनको ही कहा कि आपके पास सरमाया भी है, एक्सपीरियंस भी है, आप इसको भी करें, इसके लिए अलग आउटलेट बनाएं। तो उन्होंने विदिन नो टाइम उसको शुरू कर दिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस था। एक तो ये थी, दूसरा था कस्टमर कॉन्फिडेंस। मैं थोड़ा सा यूके भी रहा, बल्कि आता जाता भी रहा, तो वहाँ पे मैं किसी अगर टेलर की शॉप से भी गुजरता था तो वहाँ भी लिखा होता था कि सिंस 1940। तो मैं सोचता था कि हमारे पाकिस्तान में एक ब्रांड आती है 10, 20, 25 साल बाद, एक जनरेशन तो अच्छा करती है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वो बैठ जाता है। आप स्वीट्स के अंदर कितनी ब्रांड्स आपको भी याद होंगी, आई गई, गारमेंट्स के अंदर, बड़ी चीज़ों में। सवाए पाकिस्तान में एक टायर इंडस्ट्री और जूतों के अंदर एक ब्रांड ऐसी है जिस पर हम फ़ख्र करते हैं कि वो पाकिस्तानी ब्रांड है, सर्वस, और उसने मल्टीनेशनल्स के साथ मुकाबला किया और अपनी ना सिर्फ पाकिस्तान में अपनी पोजीशन मुस्तहकम की, बल्कि एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की इस तरह की ब्रांड्स क्यों नहीं बनती। तो मैं वहाँ पे ना छोटे मोटी शॉपिंग के लिए मार्क्स एंड स्पेंसर को फोकस करता था। तो मैंने देखा कि जब मैं वहाँ गया तो उनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी होती थी। यहाँ तक होता था कि 7 साल भी आपने सॉक्स यूज़ किए हैं तो लेफ़्ट और राइट का पता नहीं चलता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि 2009 के बाद उनके अंदर चेंज आ गई और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हुआ, प्राइस नो डाउट उन्होंने कंट्रोल की। तो फिर मैं उसके बाद कभी गया भी नहीं। अच्छा, यहाँ से मैंने खुद ही सीखा कि ये कस्टमर जो होता है ये एक उस परिंदे की तरह है जिसको अगर एक मंडेर से या एक जगह से धोखा मिलता है तो वो दोबारा नहीं आता, नहीं आएगा। तो आप ये ना सोचें कि लोग पहले आपकी प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी तो आपने बड़ी अच्छी उसको आफ्टर से सर्विस दी। आपका टारगेट ये हो कि आपकी प्रॉब्लम आए ना, पहले हाथ में ही ऐसा कुछ ना हो, और अगर आ जाए तो उससे माफ़ी मांगे उसको, बल्कि उसका फीडबैक, अगर वो बुरा भी कहे तो उसका शुक्रिया अदा करें। आपको पता है कि जितनी भी कंपनियां वो रिसर्च के लिए, फीडबैक के लिए कितना इन्वेस्ट करती हैं, तो वो तो आपका मौसन है। तो यानी कस्टमर अगर कोई आप तक पहुंच गया गिला शिकवा लेके
तो उससे आप एक्सक्यूज़ करें और उससे कहें यार तुम्हारी मेहरबानी, तुमने ये फीडबैक दिया। बिल्कुल वो हमारा मौसन है। और बल्कि मुझे याद है कि पहली गाड़ी हमने फ़रोख्त की फैसलाबाद में, जब 3 व्हीलर में 2008 में, तो वहाँ पे उन्होंने ज़िद कर दी। उन्होंने कहा जी मुझे तो पूरा इंजन बदल के दें। हालांकि उसमें शायद गलती उन्हीं की थी। उन्होंने उसमें जो वाटर लेवल था वो वाटर कूलिंग इंजन था तो नहीं पूरा रखा था। मे बी हमारी एंड से भी कोई गलती हो, लेकिन बार बार हमने कहा रिपेयर कर देते हैं। ये उन्होंने था। फर्स्ट यानी ठीक। फर्स्ट मंथ्स के अंदर ठीक। स्टार्ट में, तो उन्होंने कहा जी ये चेंज कर दें। मुझे पूरा इंजन नया चाहिए। हमने कहा इस इंजन को, इंजन नंबर पंच हो चुका है, वो गाड़ी की आइडेंटिटी है, ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं। तो मुझे जब पता चला आफ्टर सेल के लोगों से, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, उनका राइट है, वो तो पूरी गाड़ी भी वापस करना चाहें तो हम लेंगे। तो हमने नया इंजन, उस पर नया इंजन नंबर पंच किया और उनको भिजवा दिया। वो मंगवा के उसको डिसमेंटल कर दिया और उसके अंदर जो पार्ट्स ख़राब थे उनको स्क्रैप कर दिया, जो ठीक थे उसको आफ्टर से सर्विस के अंदर हमने दोबारा यूज़ कर दिया एज ए पार्ट्स। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, को 50,000 का फ़र्क पड़ गया होगा। लेकिन वो ऐसी शुरुआत थी कि उसके बुनियाद बाद में पता चला कि वो जो ड्राइवर था वो वहाँ पे समार इंडस्ट्रीज़, जो हमारा इदारा है उसके, पंजाब समार इंडस्ट्रीज़ के रीजनल डायरेक्टर का ड्राइवर था। उसने उनको बताया तो वो बड़े बड़े, आपको पता है फैसलाबाद सनती शहर है, वहाँ पे उनको ये वृक्षों की लीजिंग से दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंडस्ट्रियल जोन बनाते हैं। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया। उन्होंने कहा और किसी को लीजिंग करें ना करें, लेकिन इस ब्रांड को ज़रूर करें, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और इनका ज़रफ़ बहुत बड़ा है। तो ये आपके लिए अल्लाह ताला असबाब बना देता है। अच्छा, ये आपने चीज़ सीखी और फिर आपने नेटवर्क बनाया अपना। जी। तो नेटवर्क बनाना, अब देखें जो आपका वालिद साहब का बिज़नेस था या जो आपका अपना तजर्बा था, नेटवर्क बनाना इतना आसान, मुश्किल, लोगों को कन्विंस करना, ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि किस तरह से, देखिए ना, आप नई कंपनी गई है और जाके कह रहा है, तो क्या यानी उसमें क्या इफ़ेक्टिव क्या चीज़ रही जिस तरह नेटवर्क बना लिया आपने? देखिए बुनियादी तौर पे ये है कि पहली चीज़ तो जो पहले से लोग काम कर रहे थे उनको प्रोडक्ट नॉलेज होता है। हाँ। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान है और आप फिर उसको प्रॉपरली लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो आपके दरमियान में मिडल मैन होता है, डीलर होता है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में अभी भी 70% जो 3 व्हीलर बिकता है ये कैश पे नहीं बिकता। 70% जो है वो अभी भी प्राइवेट इंस्टॉलमेंट्स पे बेचते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा एक रोल है डीलर का। डीलर। और डीलर जब उसको ज़ाहिर है क्रेडिट पे बेच रहा है तो उसके होता है कि ये बड़ी स्टेबल क्वालिटी होनी चाहिए, ये ना हो कि अभी उसके पैसे ही ना पूरे हों, किस्तें रुक जाएं दरमियान में। किस्तें रुक जाएं। तो एक तो ये चीज़ थी। इसके लिए हमने ज़ाहिर है, एक मुझे ये भी 2011 में बड़े भाई कनाडा से वापस आ गए मेरी रिक्वेस्ट पे, उन्होंने ज्वाइन किया। तो उनके आने से मुझे उनके टेक्निकल नॉलेज का, चूँकि वो बड़े अदारों में उन्होंने एज इंजीनियर काम किया था, कनाडा से उनकी एजुकेशन थी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में और आगे इंडस्ट्री में। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो बड़ी स्टेबल भी हुई और बड़ी ज़बरदस्त होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि वही बात मैंने जो आपसे पहले बयान की कि हमने टाइज़ इतनी स्ट्रांग की लोगों के साथ कि हम उनको ये बताएं कि हम आपको इस ब्रांड के अंदर इस एरिया के लिए पार्टनर बना रहे हैं। और ये बड़ी कारगर एक चीज़ थी। तीसरी चीज़ थी आपका, अगर आपसे गलती हुई है तो हमने यहाँ तक कह के सैकड़ों की लाट में भी अगर कोई इशू आया तो हमने वो सारे पार्ट्स निकाल के उसको स्क्रैप कर दिया। ये नहीं कहा कि इसको मार्केट में आफ्टर सेल में बेच दें, नहीं। हम कह रहे थे कि अगर ये भी सब स्टैंडर्ड है और ये आफ्टर मार्केट में भी कोई पार्ट्स के तौर पे लगाएगा तो बेचने वाला ये कहेगा जी ये तेज़ रफ्तार की ये चीज़ है, तो ज़्यादा उससे भी हमारी जो ब्रांड पे आपने आंच नहीं हमने कहा आने इसको दी। तोड़ो स्क्रैप कर दो, कोई बात नहीं, नुकसान होगा देखी जाएगी, होगा। लेकिन नाम नहीं नीचे आने देना। जी बिल्कुल। ठीक और है। ये एक स्ट्रेटजी जो थी। तीसरी लास्ट जो चीज़ थी वो थी इनोवेशन। हमने ये देखा कि हमने हमेशा सुनने की कोशिश की कस्टमर को कि वो क्या कहता है। बल्कि मुझे याद है कि बहुत बड़े भी, जहाँ भी मुझे कहीं इशू आता था, मैं मैकेनिक्स के वहाँ जहाँ तेल गिरा होता था उन बेंचों पे जाके बैठ जाता था, उनसे गपशप लगाता था। क्योंकि उनके साथ सारा दिन 10-20 कस्टमर आते थे, उनके ड्राइवर आते थे, वो उनको बताते थे। उनका फीडबैक जो था वो बड़ा ज़बरदस्त होता था। और मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की, अगर किसी एक छोटे से मैकेनिक ने, हेल्पर ने भी मुझे रोक के कहा ना सर मैं आपको एक एडवाइस दूँ, तो मैंने उसको सुना ज़रूर है। और यहाँ से मैंने रास्ते निकाले। मेरे एक दोस्त हैं, वो ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, उन्होंने एक दफ़ा बड़ा मुझे अच्छा मशवरा दिया, इंजीनियर थे। उन्होंने कहा आपका मॉडल जो है ना वो इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए।
लेकिन मैंने उनकी बात को सुना, लेकिन फिर मैंने उसकी तस्दीक के लिए 100 कस्टमर्स का सर्वे करने का प्लान बनाया और कुछ क्वेश्चन बनाया, और जो मुझे कस्टमर ने फीडबैक दिया कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमें यहाँ मसाइल आते हैं, हमने उसको रख के वो किया। और उसका नतीजा ये निकला कि वो मेरे जो दोस्त थे, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मेरे कंपटीटर हैं, बहुत बड़ा नाम है, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, वो इस सेगमेंट में, 3 व्हीलर के सेगमेंट में उन्होंने ये फर्स्ट अवार्ड तैयार की, वो 4 साल बाद भी नहीं बिकी थी। और हमने डरते डरते उनसे 10 गुना कम अवार्ड तैयार की और हमारी 1 महीने में निकली। उसके बाद आज वो हज़ारों की तादाद में हर महीने सेल हो रही है। यानी वो 100 कस्टमर्स के फीडबैक के ऊपर जी आपने पूरी डिज़ाइन डिज़ाइन कर हमने दिया। किया। मिसाल है कि हमें बताया गया जी कि इंजन जो है, वो कह रहे थे दोस्त थे कि इंजन पीछे होना चाहिए। ज़ाहिर है आपको ज़हन में होगा, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड इंडियन बजाज है, तो बजाज का इंजन पीछे होता है और वो वाटर कूलिंग नहीं होता, एयर कूलिंग होता है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हमने वाटर कूलिंग करना है, फ्रंट रखना है, और इस तरह उसकी डिज़ाइनिंग करनी है कि नेचुरली गाड़ी चलते हुए हवा उससे करते रहे, वेंटिलेट करती रहे। अच्छा, यहाँ पे उनकी डिफरेंट ओपिनियन थी, लेकिन जब मैंने उनसे डिस्कस किया एंड कंज्यूमर से, तो उनका फीडबैक ये था कि फ्रंट इंजन होना ज़्यादा बेहतर है, ताकि नेचुरली इसको वेंटिलेशन होती रहे और वो कूलिंग रहे। और वो वाटर कूलिंग को प्रेफर कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू एयर कूलिंग। जिस तरह मोटरसाइकिल का इंजन एयर कूलिंग होता है, वाटर कूलिंग वो है जिसके साथ रेडिएटर अटैच होता है। इस तरह की चीज़ें थी, बहुत सारी और भी। तो वो 15-20 मेरे क्वेश्चंस थे, डिज़ाइनिंग के हवाले से, ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से, ब्रेकिंग सिस्टम के हवाले से। मेहनत रंग लाई यानी। तो वो 100 बंदों से मिलने में अगर मुझे 15-20 दिन लगे हैं, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि एक माइंड क्लियर हो गया। तो आपको जो पहला यानी ये बनाते हुए पहला मुनाफा हुआ होगा, मैं वो नहीं पूछा कितना हुआ होगा, लेकिन ऐसा कोई वाकया या टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद आपने कहा कि यार बेहतरीन अब काम यही करना है? देखें, एक मजाज होता है कि शिकस्त बंदा जब मानता है ना, तो दिल से मान ले तो फिर शिकस्त है। अगर आपने नहीं मानी तो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं हमेशा। और अगर फिर भी हो सकता है कि आपकी पूरी एफर्ट के बावजूद भी कोई काम ना हो, तो फिर आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मंजूर नहीं थी और इसमें आपकी कोई बेहतरी है। लेकिन आपने मेहनत ही नहीं की, आपने कोशिश ही नहीं की, और आप पहले ही कह दें जी जो अल्लाह का हुक्म। जिस तरह एक कोई बंदा बता रहा था जी एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह का हुक्म। मैंने कहा यार सारे पाकिस्तान में एक्सीडेंट होते हैं, यहीं अल्लाह का हुक्म ज़्यादा चल रहा है। यूरोप में नहीं होते, कम होते हैं ना। तो इसकी वजह क्या है कि हमारी नेग्लिजेंस है, हमारे मसाइल हैं। तो हम अपनी पूरी कोशिश करें, फिर भी अगर उसके बावजूद एक गोल अचीव नहीं हुआ, तो उसमें अल्लाह की वाकई कोई हिकमत होगी। तो पहली तो हमने ये तय किया कि हम अपनी गलतियों को, चूँकि हमें अपनी कोई ना कोई गलती मिलती रही, हम इम्प्रूव करते रहे, और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि अल्लाह नहीं चाहता कि ये काम ना चले। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी इस्तकामत का भी इम्तिहान था, दयानतदारी का था। हम बैंकों के पास नहीं गए कर्ज लेने के लिए। अच्छा, बैंकों से मुश्किल तरीन हालात में नहीं गए हम, आज तक नहीं लिया? नहीं, कभी भी नहीं गए, सवाए बैंक से एलसी इंपोर्ट के लिए कोई देनी होती है, वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो एक गारंटी होती है बैंक की। लोनिंग हमने कभी नहीं ली। अच्छा, ये हमारा एक अहद था, और शायद ये बैंक तो आपके पास आते रहे होंगे कि भाई ले लो ले लो, और ये इम्तहान भी था। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं आपको, हर इंडस्ट्रियलिस्ट कहेगा कि किसी भी इदारे में जी पैसे देने के बगैर नहीं चल सकती इंडस्ट्री। तो आम बात। हमने अपनी इंडस्ट्री के हद तक मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब सब डिपार्टमेंट्स को, FBR, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, PSQCA, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हर एक को ये पता चल गया यार ये कंपनी पैसे नहीं देती। यानी आप रिश्वत की बात कर रहे हैं? हाँ, हम देते ही नहीं है। नहीं, तो ये सारा कारोबार ऐसे ही चल रहा है सर। यही तो बात है ना, हमारे ऊपर अरबों पे के बना दिए गए, वो क्या असेसमेंट कर दी गई। हमने कहा भाई केस मेरिट पे लड़ेंगे, नहीं देना, आपको नहीं देना। अच्छा, नतीजा ये हुआ कि 2, 4, 5 साल मुश्किल आई, एंड पे सब डिपार्टमेंट्स को पता चल गया कि ये पैसे नहीं देगा, नहीं ये मुकदमों पे लगा देगा, ये डिफेंड करेगा अपने। मुश्किल काम है ना कि मुकदमे पे लगा दो 10 लाख और वो एहलकार आता है वो 20, 30, 40 हज़ार लेके निकल जाता है। और अब 10 साल हो गए हैं, अब हमें कोई तंग ही नहीं करता। तो अब ये पता है कि भाई ये पाक स्टार वाले ना कोई पैसा नहीं मिलना है। और फिर हम उसके स्टैंड भी देते हैं, ये नहीं है कि उसको कहते हैं भाई नहीं देने तो वो जो मर्जी करता। फिर मैं मिसाल देता हूँ कि एक इदारे में इसी तरह हुआ, उन्होंने ज़ाहिर काम क्या होता है, फाइल को स्लो कर दो, 6 महीने तक हमारे काम लटके रहे। हम हाई कोर्ट इस्लामाबाद चले गए, सेक्रेटरी साहब के पास चले गए, मखदूम अमीन फ़हीम साहब थे इंडस्ट्रीज़ के उस वक्त, उनके पास चले गए। बहरहाल मुझे याद है कि 56 अथॉरिटीज़ को मैंने पूरा केस बना के
बताया कि ये बंदा करप्ट है और कहाँ कहाँ से पैसे लेता है, इस वजह से हमारी और मैंने फर्क उसका अकाउंट नंबर भी ढूंढ लिया कि इस अकाउंट इतना इसकी झिझक दूर है कि ये अपना अकाउंट नंबर देता है कि इसमें ऑनलाइन करवा दो पैसे। अच्छा, वो FIA उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने कंप्लेंट कर दी, इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उनको भेज दिया एक लेटर के तौर पे, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को भिजवा दिया, सेनेट में, कौमी असम्बली में, जितनी एजेंसियां थी हमारी उनको भी भिजवा दिया। मैंने कहा रिकॉर्ड का हिस्सा तो बन जाए ना, कोई फेंकेगा तो नहीं कूड़े में। उसका नतीजा ये रहा कि इतना पावरफुल आदमी जिसको हंडा टोयोटा इस तरह के लोग भी उसके आगे मजबूर हो जाते थे, और पैसे मैं देते थे। मैं नहीं कहता वो उनको पता है, लेकिन वो मजबूर हो जाते थे, ठीक। इतना मुझे पता है, आप खुद समझदार हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला, क्योंकि वो उसको बचाने के लिए फिर ये सारी कंपनियां मेरे पास आती रहीं कि इसको माफ़ी दे दें। वो आप जो लेटर लिखे हैं ये हाँ, withdraw मैंने कर लें। लिया, मैंने केस भी किया उस पर, मैं नैब में भी चला गया, FIA में भी चला गया। अल्टीमेटली 10-11 साल तक वो खुडे लाइन लग गया बंदा। अच्छा, उसके बाद उस पूरे डिपार्टमेंट को पता चल गया कि ये पैसे नहीं देगा और इसको छोड़ दो, बाकियों से कमा लो। ये 10 साल लगा रहेगा, जंग लड़ेगा, लेकिन पैसे। और FBI तो आपको पता है, FBI में भी यही कल्चर है। लेकिन मैं ये बात आपको ये भी बताता हूँ, FBI के अंदर एक अच्छी खासी तादाद बहुत अच्छे लोगों की मौजूद है, मुझे अंदाज़ा पड़ा है। यहाँ तक होता है कि हमारे से कोई अजीज़दारी नहीं होती, कोई बिज़नेस का रिलेशन नहीं, कोई मुफाद नहीं, उसी इदारे के अंदर से लोग उठ के उन लोगों को समझाते हैं कि यार आप किसी को छोड़ भी दिया करें, और ये देने वाले नहीं है। और वो बस ये अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है उनकी, वो सच्चाई के अंदर हमारे सपोर्टर बन जाते हैं। ठीक है। नहीं, मैं तो पहले तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ, हमारा तो मुश्किल काम है काफ़ी ये, कि पाकिस्तान में बिजनेस करना। मतलब याद है, मैं मलिक रियाज साहब ने इंटरव्यू में कहा, वो साफ़ी को कहा कि भाई, वो साफ़ी साहब थे कि भाई आपने कभी कोई किया है यहाँ पे, तो कोई काम चल ही नहीं सकता। तो अब आपका अच्छा खासा बिजनेस है और आप कह रहे हैं कि बगैर रिश्वत के कारोबार किया जा सकता है। मुश्किलात ज़रूर है इसमें, लेकिन हो सकता है अगर आप नियत कर लें तो। देखिए, ये आजमाइश होती है, अल्लाह हर बंदे को आजमाता है ना, मुश्किल तो डालेगा। इंसान जब उस पर तवक्कल करके खड़ा हो जाता है ना। अच्छा, सिर्फ खामोशी नहीं होनी चाहिए, चूँकि मैं तलबा सियासत से मेरा तल्लुक़ रहा, मैं क्लास 8 में था जब मैं इस्लामी जमीयत तलबा का कारकुन बन गया, और एंड तक मैं तलीम मुकम्मल होने तक जमीयत से वाबस्ता रहा, जमात इस्लामी में। और यहाँ पे मुझे ये एक फ़ायदा हुआ कि एक तो ज़ाहिर है आपकी नज़रियाती तरबियत हुई कि यह हराम है, उससे बचना कैसे है। लेकिन ये सवाल एक रहता था कि आप इतने बड़े सिस्टम से कैसे बच सकते हैं, जो सिस्टम आपके पीछे पड़ा हो। लेकिन यहाँ पे ये भी एक चूँकि सबक इस पूरी जिद्दोजहद में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, जमात इस्लामी में मिला कि आपने मज़ाहमत करनी है, दानिशमंदी से, हिकमत से और दलेरी के साथ। ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा कि मज़ाहमत तो करनी चाहिए, मज़ाहमत का भी तो आपने जवाबदेह होना है ना अल्लाह के सामने, कि आपने बुराई को रोकने की कोशिश भी की। तो ये एक चूँकि ज़हन में था, और इसलिए कोशिश की कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई, मैंने मज़ाहमत का इरादा किया, स्टैंड लिया, पहले प्यार से समझाया उनको, भाई मैं इसको समझता हूँ कि ये जहन्नम में जाने का बायस बनेगा, आपका भी मेरा भी, अपना लें। हाँ, हो सकता है अगर टैक्स के अंदर 1-2% मेरे से को डिडक्शन करने में, जमा करवाने में कमी है, आप भी चेक कर लें, मैं भी करता हूँ, मैं उसको देने को तैयार हूँ, ये तो मसला ही नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी तौर पे कोशिश किया 100% मामला ठीक रखूँ। लेकिन मुमकिन है कहीं पे लिखने में, लेकिन कुछ वो भी लेने आप में कहते हैं रियासत के ख़जाने में जमा करवाऊंगा, करवा देता हूँ मैं, वो आप कैलकुलेट करें, मैं जमा करवा देता हूँ। अब यहीं पे डेडलॉक आता था। लेकिन क्या हुआ कि फिर जब वो ज़ाहिर है उनके टेम्पटेशन और होती थी और वो चाहते थे कि इसको तंग किया जाए, तो फिर मैं स्टैंड लेता था और आखिरी हद तक जाता था। और फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि जब ये जितने करप्ट लोग होते हैं ये बहुत कमज़ोर होते हैं। हत्ता कि मैं ये भी बताऊँ, ये जितने बड़े बड़े बदमाश हैं ना, ये आप लाहौर के, मैं नाम नहीं लेता, जितने बड़े बड़े नाम हैं जिनको लोग कहते हैं ये बड़े बदमाश हैं, जितने कमज़ोर ये हैं ना, इतना कोई भी नहीं हो सकता, आम आदमी भी नहीं है। क्या इसकी बुनियादी देखने में तो कमज़ोर नहीं लगते। अच्छा, लेकिन आप इसकी लॉजिक क्या देखें, ये जितनी बदमाशी और करप्शन होती है ना, इसका पीछे एक तरीका होता है कि जो अपने से ताकतवर है ना, उसके पाँव में जाके बैठ जाओ, और जो आपसे थोड़ा कमज़ोर है या डर है, उसके आगे आप बदमाशी करें और उसकी फायदें रोकें और उसको तंग करें। ये सारा एक सिस्टम है। तो पहले ये चीज़ समझ लें। अच्छा, ये अब आप वो लोग हैं, हमारी ऐसी तरबियत हुई कि हमें वज़ीर आज़म के सामने भी बात करने में कोई मसला नहीं है।
हाँ ज़रूर है कि हम महज़ब अंदाज से बात करते हैं लेकिन तनकीद करते हैं। बिल्कुल ठीक। पीछे ये हमारा चूँकि मेट्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी काम है, तो हुकूमत ने ये आपको याद होगा 1000 इलेक्ट्रिक बाइक देने के लिए क्योंकि पंजाब हुकूमत मेरा वो स्कीम सवाल बनाई। भी था, ये मरीम नवाज साहिबा ने हाँ, ये दी, तो आपने मेरे ख्याल में कॉलम भी लिखा और जी। स्टेटस वगैरह भी दिया। जी तो वही सवाल को मैं ज़रा ले आता हूँ कि हुकूमत जो ये दे रही है ई व्हीकल, इसका क्या फ़ायदा होगा, ये ठीक है, उसका म्यार आपने चेक किया, और बाकी क्वांटिटी ठीक है, क्या हल होना चाहिए, सारी बातें इसी में जवाब दे दीजिए। इसमें यह है कि चूँकि हमने 2 साल पहले इसीलिए शुरू किया था कि उस स्मोक के पीछे 5-6 साल से इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ज़ाहिर है ये डेंजरस नहीं है बल्कि ये मुहर्रक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी उस वक़्त निगरान हुकूमत थी पंजाब में मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने इसको फ़ील किया, उन्होंने 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स स्टूडेंट्स को दे के एक ट्रेंड बनाने की कोशिश की उन्होंने इंटरेस्ट के मोहसिन बगैर। नकवी साहब ने 10 लाख दी थी, 10,000 10,000 दी थी। 10,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे इंटरेस्ट फ्री और उसकी सब्सिडी भी देंगे। तो ये पंजाब बैंक के ज़रिए उनका प्लान था। फिर ज़ाहिर है वो निगरान वज़ीर आला थे, नई हुकूमत आ गई, तो पहले तो मिस गाइड किया गया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा को। उनको ये कहा गया कि ये तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है, 10,000 तो इंडस्ट्री दे ही नहीं सकती, इनके पास होती नहीं है। अच्छा, पहले ये मिस गाइड किया गया, फिर उसके बाद उनको इंसिस्ट किया गया जी अगर देनी है तो इलेक्ट्रिक की बजाय आप दें पेट्रोल की। अब ज़ाहिर है जिस मकसद के लिए शुरू हुआ वो तो फिर आपने अगर इलेक्ट्रिक बाइक को प्रमोट करना है, उसको पेट्रोल बाइक को, तो क्या फ़ायदा, वो तो पहले चल रही हैं। अच्छा, ये हुआ। अब ये कौन थे, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, लेकिन मैं पहले ये बात मुकम्मल करता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये तो, फिर मरियम साहबा ने कहा नहीं इलेक्ट्रिक तो देंगे हम, कुछ ना कुछ तो ज़रूर रखें। 1000 रखी गई, फिर भी खौफ था कि ये कहीं पॉपुलर ना हो जाए। उन्होंने कहा कि वो बैटरी टेक्नोलॉजी की कंपल्सरी रखें इसमें कि जो यहाँ के लोग अफोर्ड ही नहीं करते, और वो थी कि लिथियम बैटरी वाली चाहिए जो कि सिर्फ यूरोप और अमेरिका के लोग, वो महंगी है। मोबाइल में जो बैटरी इस्तेमाल होती है लिथियम है, और इसकी प्राइस जो है वो 3 गुना ज़्यादा होती है बैटरी की प्राइस। अब ज़ाहिर है और वो रिसाइकलेबल भी नहीं है। जो चीज़ रिसाइकलेबल नहीं होगी वो जब यूज्ड होगी तो उसकी प्राइस भी नहीं मिलेगी। अच्छा, उन्होंने ये इसलिए किया कि जब इतनी महंगी हो जाएगी 3 लाख 4 लाख 5 लाख की, तो ज़्यादा कौन लेगा। जो बाइक चलाने वाला है वो तो 1,50,000-60 हज़ार की रेंज तक है, तो उसको चलिए को 5-10 हज़ार का फ़र्क हो तो कोई आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको इतना ले जाएं तो ये किया गया। और यानी ये भी उनको इस तरफ लाया गया, मिस गाइड किया गया, कितनी महंगी हो जी। और वो किसने किया वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, जब ये हुआ तो ज़ाहिर मीटिंग शुरू हुई जी कि कितनी बाइक्स आप दे सकते हैं, तो हमने इसको अपोज़ किया। हमने कहा कि लिथियम बैटरी की कंपल्सरी ना रखें, ये कस्टमर की चॉइस पे रख दें। जो स्टूडेंट लेना चाहता है ले वो जितना एडवांस दे सकता है। आप कार ख़रीदते हैं तो कार में आप आल्टो भी ख़रीद सकते हैं, आप 10 मिलियन वाली गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं। ये तो आप क्यों ये कंपल्सरी कर रहे हैं। बहरहाल तो मैंने बात को जो कवरेज के साथ करना है, बड़ी मीटिंग थी, सारे सेक्रेटरी साहबान बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जी कि इंशाल्लाह ये आज आपका दौर है, कल किसी और का है, तो ये स्कैंडल बनेगा, उस स्कैंडल में गिरफ्तारियाँ भी होंगी, पकड़े भी जाएंगे और मैं गवाह हूँगा आपके ख़िलाफ़। तो ये सोच लें आप। तो ये जो आप कह रहे हैं नहीं होंगे तो मैं मदई बन जाऊँगा। तो ये जो आपने किया है इसके पीछे फिर मैंने उनको वजूहात बताई कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप एक दूसरे से ना छुपाएं। और ये चीज़ जो थी हमने हर फोरम पे कही। पिछले दिनों सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर मुझे इनवाइट किया गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ये ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, ग्रीन एनर्जी के हवाले से करें। तो वहाँ पे भी चूँकि वही हमारे नौजवान हैं जिन्होंने इस मुल्क का मुस्तकबिल उनके हाथों में है, तो मैंने उनको भी यही बताया कि ये क्या वारदात होती है। अब ये वारदात क्या है, वो ये है कि असल में 2002 में चाइना में इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई और उन्होंने पेट्रोल बाइक की तरफ ध्यान हटा दिया। उन्होंने कहा इस पे जापानीज़ का कब्ज़ा है, नई चीज़ को पकड़ें। करते करते आज चाइना की जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, वो द मोस्ट एफिशिएंट, द मोस्ट परफॉर्मिंग और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक है। और जो जापानी हैं वो पीछे रह गए, उनका ध्यान नहीं गया। और इतना है कि वो प्राइस भी कम्पीट नहीं कर सकते और उनके साथ टेक्नोलॉजी में भी वो उनका बड़ा तो यानी चाइना इलेक्ट्रिक में सबसे आगे। अब हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं जिनके साथ हम टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, जिनसे मुख्तलिफ चीज़ें बाई करते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, वो चाइनीज़ हैं। पाकिस्तान तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूव करेंगे। अब जिनकी पेट्रोल बाइक्स बिक रही थी
जापानीज़ की, अब उनके लिए अंधेरा है आगे। और आपने को पता है अभी तक भी पाकिस्तान में कल्चर डेवलप हो रहा है बड़ी तेज़ी से, अभी तक भी उनके पास प्रोडक्ट नहीं है। और जो वो राय भी हैं वो 8 लाख की है, 7 लाख की है, वो कोई ले ही नहीं सकता। अब वो कहते हैं कि हम खुद तो नहीं कम्पीट कर पा रहे, तो हम इनका रास्ता कैसे रोकें। उसके लिए एक पूरी लॉबिंग की गई। ठीक है। और लॉबिंग एकेडेमिया से शुरू हुई। उनको पता था कि जहाँ पे ये PhD प्रोफेसर्स हैं वो हैं, इनसे हुकूमत मशवरा कर सकती है, ये थिंक टैंक्स हैं हमारे अनऑफिशियली, तो वहाँ पे भी फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, और पूरा एक सिस्टम बना के तो ये इसको नाकाम करने की पूरी कोशिश है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद ऑर्गेनिकली इसकी जो ग्रोथ है वो बड़ी तेज़ी से है। और पिछले साल से इस साल ये डबल हुई है तादाद। अगर पिछले साल 1 महीने में ये 1500 महीने की सेल थी, इस वक्त 3000 महीने पे पहुंची। ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में। ठीक है जी। नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि सारा जो ये था इसके पीछे जो जापान काम कर रहा है उसी की लॉबिंग सारी ज़्यादा पेट्रोल बाइक्स बनाने वाले जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जिनकी बाइक सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, सबसे ज़्यादा बिकती है, उनको ही फिक्र है ना कि हमारी इतनी हज़ारों लाखों में बिकती है। उन्होंने ही फिर इनको ये जो कोई ब्यूरोक्रेसी होगी, वजीर होंगे, इनको मैनेज किया होगा। जी जरा आप उनके मालकान, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जेक्टिव की प्रोफाइल चेक करें। हुकूमत की फ़लाँ इक़्तिसादी कौंसल में शामिल हैं, फ़लाँ के मशीर हैं, तो ये सारी एक गठजोड़ है ना। और उसका उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, पैसा कमाया उन्होंने। तो फिर बना क्या? यानी ये 10,000 दे रहे थे अब पंजाब वाले। अच्छा, ये भी बड़ा लतीफ़ा है जी। मोहसिन नकवी साहब ने 10,000 का, मरियम साहब भाई उन्होंने कहा 10,000 तो थोड़ी है, 20,000 तो होनी चाहिए। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी ने उनको ऐसा घुमाया कि उन्होंने 1,000 इलेक्ट्रिक करवा दी और 19,000 पेट्रोल करवा दी। अब 1,000 को भी फेव करने के लिए उन्होंने लिथियम की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट डाल दी कि वो होगी तो यानी अब वो एक जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो कितने की है? देखें उसमें जो अच्छी वाली है ना, जो अच्छी, जिस तरह 1 2 4 अच्छी कंपनी है, अगर उस लेवल की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पे आएगी तो वो तो 4 से 5 लाख के दरमियान है। तो 4 से 5 लाख स्टूडेंट लेगा, पेट्रोल की तरफ जाएगा, वो इधर क्यों आएगा? जी ऐसी है। और फिर हुआ क्या कि चंद कंपनियां ऐसी थी जो फ्लॉप हो चुकी थी, जिनके माल पड़ा था गोदामों में, बिक ही नहीं रहा था। ऐसी भी होती हैं कंपनियां। तो उन्होंने बेचारों ने गनीमत समझी, उन्होंने जाके हुकूमत को कहा हम 1 लाख कम कर देते हैं, 1.5 लाख हमारी डाल दें। अब स्टूडेंट वो लेना नहीं चाहता। स्टूडेंट आपको पता है सोशल मीडिया का और गूगल सर्च का दौर है, वो फ़ौरन रिव्यूज़ चेक करता है। वो कहता है इस चीज़ के रिव्यूज़ क्या हैं, जिन्होंने पहले इस्तेमाल किया वो नहीं लेगा। तो यानी मनसूबा पिट गया। और मेरे इल्म में ये आया कि 35 करोड़ का इश्तहार चले TV पे, अखबारों पे, मरियम साहबा के, कि ये हमने बाइक्स दे रहे हैं। और उसमें इलेक्ट्रिक बाइक्स का सवे ख़वातीन आपको पता है स्कूटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, उस पर ज़्यादा हुआ। तो मज़े की बात है कि पूरे पहले 2-2.5 महीने में सिर्फ 50 बाइक गई। 70 लाख रुपया एक बाइक को फिनांस करने का खर्च आया हुकूमत पे। क्यों? पॉलिसी गलत होने से। 35 करोड़ के इश्तहार और 50 पे। फिर इनको परेशानी पड़ गई कि ये तो बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। फिर इन्होंने वो जो टूटी फूटी कंपनियां थी जो अपना माल सारा जो स्क्रैप थी निकालना चाह रही थी, उनको कहा यार कुछ ना, हर बंदे आप को 50-50 कस्टमर स्टैंड करें, यानी खुद ही कस्टमर लेके आए। आप खुद ही, यानी कोई आया बंदा उसको कन्विंस करें और उसको दिलवाए ना। फिर उन्होंने हिम्मत की तो बमुश्किल 200 तक गए। और अभी तक ये पंजाब हुकूमत का रिकॉर्ड है अब आज की तारीख तक कि तकरीबन 200 के करीब इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं। अच्छा, दरख्वास्तें आई थी 8,700। 8,700 स्टूडेंट्स ने दरख्वास्त दी इलेक्ट्रिक बाइक की। और इश्तिहार भी तो सारा इलेक्ट्रिक बाइक का था। हाँ, लेकिन हुआ क्या कि जब उनको पता चला कि एक तो कलर इन्होंने कर दिया पैरेट ग्रीन, वो नौजवान पसंद नहीं करते। उनको होता है कुछ सुबह। इसकी क्या वजह थी? बस वो गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अपना ग्रीन कलर जो है वो सरकारी, मुझे नजर नहीं आई सड़कों पे। नहीं आई ना, वो फेल हो गया ना। बल्कि पेट्रोल बाइक्स में भी लोगों ने पसंद नहीं किया ना, वहाँ भी रेड या ब्लैक का कल्चर ज़्यादा है। एक ये वजह बनी, दूसरी ये महंगी होना, और तीसरा जो ये देना चाह रहे थे थोड़ी सी सब्सिडी लेके उनसे, वो पिटी हुई ब्रांड्स थी और उनकी क्वालिटी पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था। नौजवान बड़ा बाशऊर है, उसने इंटरेस्ट ही नहीं ली। अब नतीजा क्या हुआ है कि अगर 200 भी मान ली जाए, जो हमारे पास चंद दिन पहले ज़्यादा शुमार थे, तो 35 करोड़ के इश्तहारों के इवज़ आपने 200 बाइक जो है वो फिनांस की है। तो ये समझना चाहिए। तो गवर्नमेंट सब कुछ ये कर इसलिए रही थी कि वो माहौल को बेहतर करना चाह रही थी, और ना माहौल बेहतर हुआ, हुकूमत का पैसा उससे ज़्यादा लग गया और बिकी फिर उसके बाद पेट्रोल वाली बाइक जो वैसे ही बिक रही थी। ये मई से काम शुरू हुआ, 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में 200 बाइक बिकी।
जबकि पैरेलल जो अच्छी बैंड्स थी पाकिस्तान में, मैं सिर्फ अपनी बैंड की तारीफ़ नहीं करता, 2-4 और भी अच्छे बैंड्स हैं, अच्छी उनकी क्वालिटी है, तो सिर्फ उन 4 की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस दौरान में 6 महीनों में 18,000 बाइक बगैर फिनंसिंग के बेच दी। 18,000 बाइक, जबकि हुकूमत 200 नहीं बेच सकी। वजह कलर टेक्नोलॉजी महंगी वाली दी, और जो ब्रांड्स आगे लेके बेचना चाह रहे थे, बिलाशुबा उनकी मिली भगत थी या जो थी, चलें वो ट्रस्ट वर्दी नहीं। अब ये बताएं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक है, जो आप भी बना रहे हैं और दीगर ब्रांड्स भी बना रहे हैं, ये कितने की है? और आम जो 70 हमारी ये आती है, ये कितने की? क्यों कीमतों में कितना फ़र्क है? अच्छा, जो 70 इस वक्त है ना जी होंडा की, उसकी तो 1,58,000 रुपये रिटेल प्राइस है। ठीक है। अच्छा, हमारे जो इससे सस्ते मॉडल हैं ना, वो बुनियादी तौर पे हैं बच्चों के लिए, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े बड़े भी हैं, लेकिन उसको आम तौर पे एक इमेज ये है कि वो बच्चों के लिए है, क्योंकि वो बाईसाइकिल को कन्वर्ट किया गया। तो वो तो 1 लाख से लेके 1,29,000 और 1,50,000 तक डिफरेंट मॉडल है। या आप अपनी बात कर रहे हैं? जी, अपनी भी, बाकी कुछ लोगों कमो बेशी एवरेज एवरेज ही है। इसके बाद फिर जो स्कूटर जिसको हम कहते हैं, वो जो शुरू होता है, या जिसको ई स्कूटर, ई मोटरसाइकिल आप कह सकते हैं, वो हमारे पास 1,79,000 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और फिर उसके ऊपर है 195,000 है, 220 होंडा 70 के मुकाबले की जो आपने प्रोडक्ट दी है, वो वाली कितने की है? देखिए, मुकाबले में दोनों हैं, इसलिए कि 70 से जब हम कन्वर्ट करते हैं तो लोगों के पास चॉइस 2 लाख से नीचे वाली, जिस तरह 179,000 आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसकी रेंज भी 130 किलोमीटर तक चली जाती है एक चार्ज में। बैटरी लाइफ चार्ज आपको कितनी देर करना पड़ता है? ओवरनाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्लो चार्जर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है, कि लोग मोबाइल में भी हमने देखा है कि ओवर चार्ज करते हैं बैटरी को, फिर जो है ना उसकी लाइफ ख़राब कर बैठते हैं। कितने घंटे चार्ज करना? वैसे तो वो 6 घंटे 5 घंटे में हो जाती है। आपने लगा दिया? रिकमेंडेड है ओवरनाइट, रात को सोने से पहले लगा दे, सुबह आप गए और 130 किलोमीटर करेगी 130 उस चार्जिंग के वो ऊपर। 2-3 दिन निकाल जाती है। आमतौर पर लोग 40, 35, 50 और इसमें पेट्रोल वाली ऑप्शन ही नहीं होती, यानी एक नहीं, पेट्रोल हाइब्रिड नहीं है, यानी सिर्फ ये हाइब्रिड नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बंद हो जाती है तो चार्जिंग का अमल कितना आसान, कितना मुश्किल है? देखिए, घर के अंदर कोई भी प्लग है ना, ठीक है, उस पर आप इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं। हाँ, कुछ मॉडल्स हैं जिनकी बैटरियां भी बड़ी पावरफुल हैं, उसके चार्जर भी पावरफुल हैं, वहाँ हम रिकमेंड करते हैं कि वो पावर प्लग इस्तेमाल करें, क्योंकि जब वो वोल्टेज ज़्यादा लेगा, ज़्यादा उसको चार्जिंग की ज़रूरत होगी, तो वो हीट अप होने का। एक सवाल ये है कि ये हमारी बिजली कितनी कंज्यूम करती है, यानी हम दूसरी तरफ पता चले जी बिल इतना आ गया। अच्छा, इसमें मैं आपको, चूँकि हर मॉडल की अपनी डायनामिक्स हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 1 यूनिट बिजली में औसत 50 से 55 किलोमीटर माइलेज दे देती है इलेक्ट्रिक बाइक। ठीक है, ये एवरेज आपने एवरेज है। 1 यूनिट कितने का हो गया? 1 यूनिट अगर 60 रुपये का भी है इस वक्त एवरेज, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा सस्ता होता है, गर्मियों में थोड़ा महंगा हो जाता है। कितने किलोमीटर आपने चला लिया? 55 किलोमीटर तक चला जाए तो ठीक है, तो ये 1 रुपया और कुछ पैसे। अच्छा, जब पेट्रोल बाइक है, वो इस वक्त अगर 250 की एवरेज पे भी पेट्रोल की कीमत लगाई जाए तो 50 रुपये उसके अलावा इंजन ऑयल का, एयर फिल्टर की रिप्लेसमेंट का खर्चा है। वो 300 में अगर हम देखते हैं, ज़्यादा 50 तो नहीं होता, वो ज़्यादा आपने 1,000 किलोमीटर बाद तब्दील करवाना है, तो हम समझते हैं। तो एवरेज जो 70 बाइक है, वो जो असल में चलती है वो 50 से 60 के दरमियान चलती है 1 लीटर में। तो उसकी कास्ट जो आती है वो 5 से 6 रुपये पर किलोमीटर आती है, और ये उसकी निस्बत 5 गुना सस्ती है। अगर आपका महीने में पेट्रोल का एक्सपेंस रोज़ाना ट्रैवलिंग के हिसाब से 10,000 का बन रहा है, तो इसमें आपका 2,000 की बिजली इस्तेमाल हो। अच्छा, ये बताइए कि इसकी स्पीड उससे बेहतर है, उसकी जैसी है उससे कम है? जी, इसके अंदर ये ज़रूर है कि जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनके अंदर हमने कोशिश की है कि 50-55 से ज़्यादा स्पीड ना हो, ठीक। क्योंकि अगर हम स्पीड भी बढ़ाएंगे तो बैटरी बैकअप बढ़ाना पड़ेगा और फिर कास्ट ऊपर चली जाएगी। अच्छा, जो महंगे मॉडल हैं उनके अंदर स्पीड 65 वाली भी है, 85 वाली भी है, यानी जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे। लेकिन चूँकि इंट्रा सिटी आपकी मूवमेंट जो है उसमें आप देख सकते हैं कि 50-55 से ऊपर पॉसिबल ही नहीं होती स्पीड में जाना, तो ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर 50-55 तक जा रही है तो ठीक है। 2013 में आपने जो मेट्रो जो बाइक्स थे वो वाला ब्रांड खरीद लिया जी, क्यों खरीदा, और फिर ये सफ़र कैसा रहा? अच्छा, चूँकि हमने 2017-18 में हमने शुरू किया 3 व्हीलर को
ऑटो रिक्शा, फिर बाद में रोडर्स आए। 2007 में 2007 में स्टार्ट किया, 8 में हमने लॉन्च किया था सेल के लिए। अच्छा, इसी दौरान में 2013 के एंड पे मेट्रो मोटर बाइक्स एक बड़ी प्रोमिनेंट ब्रांड थी मोटरसाइकिल में, तो वो किसी माशी तौर पे किसी बहरान का शिकार हुए तो वो बंद कर दिया उन्होंने 1 साल के लिए। तो हमने उनसे ये ट्रेडमार्क परचेज़ कर लिया मेट्रो। और 2014 में हमने मेट्रो मोटर बाइक शुरू की, लेकिन उसमें हमने वेरिएंट वही रखे जो कन्वेंशनल थे। 70 था, 100 था, 125 था। लेकिन 2019 तक आते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि ये मैंने एक बड़ी संगीन गलती की है कि मैंने इनोवेटिव मॉडल्स लाने की बजाय, नई टेक्नोलॉजी लाने की बजाय, जो चल रहा था वही 60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी जो 1962 में जापानी पाकिस्तान लेके आए थे उसी को लेके आया हूँ। और मैंने इनोवेशन तो कोई दी नहीं, काफ़ी साल लग गया आपको हाँ, गलती। हाँ, तो मैंने उसको फिर ना रेक्टिफाई करने की कोशिश की। और फिर उस वक्त पहला हमारा मूड ये था कि हम हैवी बाइक्स में आएंगे पेट्रोल में। उस दौरान में चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान की सप्लाई चेन में चाइना का बड़ा अहम किरदार है, तो कोविड 2020 के स्टार्ट में आया तो फिर ज़रा हमारी आना जाना बंद हो गया, तो ये चीज़ें तबाह। जो ही कोविड ख़त्म हुआ तो फिर हमने ये फ़ैसला किया, उसी दौरान में स्मोक जो था साल वो अपना रंग दिखा रहा था, तो हमने सोचा कि यार हम पेट्रोल से निकलें और हम टू व्हीलर में तो फटाफट जो है जल्द अज जल्द इसमें आ जाएं इलेक्ट्रिक में, ताकि हम देखें। और वाहद हमारी कंपनी है जिसने पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। हमने सबसे पहले नवंबर 2022 में अनाउंस किया था कि हम पेट्रोल बाइक्स बंद कर रहे हैं बनाना। अच्छा, हाँ, हमने ये तय किया और हमने ये बड़ा एक कि हमने जब तय कर लिया कि हमने इलेक्ट्रिक ही बेचनी है और उसी को पेट्रोल प्रमोट बाइक्स अब आप बनाते नहीं हैं, बनाते बेचते ही नहीं, नहीं, खत्म हो गया बस गवर्नमेंट का कभी कोई ऑर्डर आ जाए तो वो कर देते हैं, तो अदरवाइज डीलर्स की हमने तरफ से नहीं आपको नहीं, मज़ामत हुई? डीलर्स हमने मना कर दिया। हमने कहा भाई आप दूसरे लोगों की गाड़ियां बेच रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिक हमने नहीं बस करना। देनी अगर है। करना है तो इलेक्ट्रिक में आ जाए। ठीक है। इलेक्ट्रिक हमने फिर जनवरी 2023 के एंड पे जो है लॉन्च कर दी। पहले 1 मॉडल पे अब 8-9 मॉडल है। अब 3 व्हीलर के अंदर भी हमारा पूरी वर्किंग जारी है और इस साल ये 2025 में हमारा टारगेट है कि उसको भी हम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करेंगे। अच्छा, वहाँ टाइम क्यों ज़्यादा लगा है? एक तो ये वजह थी कि रिक्शा चलाने वाले लोग मुआशरे के सबसे गरीब लोग हैं जी। और आपको पता है इलेक्ट्रिक की प्राइस हमेशा पेट्रोल वाली किसी भी गाड़ी से ज़्यादा होती है। इस वक्त अगर 4 लाख की रेंज में पेट्रोल का रिक्शा बिक रहा है तो ये 7-8 लाख तक इसकी प्राइस पहुंच रही है। हम अभी तक जो इस पे पूरी वर्किंग कर रहे हैं वो 2 चीज़ों पे है। नंबर 1, उसकी कास्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि इसको उसके जितना करीब ला सकते हैं प्राइस को उसके लाया जाए ताकि ये गरीब लोग हैं ये अफोर्ड कर सकें। दूसरा, ये कमर्शियल गाड़ी है। मोटर बाइक तो रोज़ाना 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा नहीं, ये 10-10 घंटे चलती है रोड पे। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है और इसकी बैटरी की लाइफ इतनी हो कि 4-5 साल बाद भी इसको तब्दील करने की ज़रूरत ना पड़े और रेंज भी इतनी हो कि रोज़ाना वो अगर 150-60 किलोमीटर भी चलाता है तो उसकी चार्जिंग के अंदर प्रॉब्लम ना आए। इस पे हमने काफ़ी हद तक चीज़ें अब कर रही हैं और अब उनके ट्रायल्स जारी हैं, तो 25 में आप लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये नहीं, एक दिन किसी दिन ये तो नहीं हो सकता कि किसी दिन गवर्नमेंट उठे और कहे कि जी आज के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगी, इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलेगा, अब पेट्रोल वाला ख़त्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होना, लेकिन एक दिन ऐसा आना है पाकिस्तान में। शायद कुछ साल लग जाएं उसमें, कुछ अल्लाह करे महीने में तो उनका काम नहीं लगता वैसे पाकिस्तान में। क्या लगता है आपको मंजर ऐसा होगा? क्योंकि मैंने तो देखा ना दुनिया भर में है ऐसा कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रोल वाली गाड़ी को लाना एक जुर्म है। मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान चूँकि एक गरीब मुल्क है और लोगों की माली हालत इस काबिल नहीं है, मैं कभी भी शक में नहीं रहा कि किसी भी चीज़ को हुकूमत डंडे से बंद करवा। इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। हुकूमत का काम ये है कि नई चीज़ों को जो माहौल के Opportunities। लिए दुरुस्त हों, रोड वर्दीनेस के लिए बेहतर हों, उनके लिए सहूलियात पैदा करें। और ख़ुद ब खुद क्या होगा कि लोग बड़े समझदार हैं, वो ख़ुद ब खुद बेहतर ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखें, ये स्मार्टफोन आया तो कोई किसी ने लोगों को शिफ्ट ज़बरदस्ती तो नहीं किया। लोगों ने ख़ुद एक इनोवेशन देखी, सहूलत देखी और आपको पता है पूरा कल्चर बदल गया। इसी तरह किसी वक्त मुल्क में तांगा घोड़ा होता था, तो जब हुकूमत ने चिंगची को पाकिस्तान में ला के काम शुरू करवाया तो तांगा घोड़ा ख़त्म हो गया। फिर चिंगची के मसाइल सामने आए तो हमने इसके अंदर 6 सीटर, केपी के गवर्नमेंट ने बड़ा कोऑपरेट किया और 6 सीटर उन्होंने रिक्शा जो है हमारा वो वहाँ पे उसने इजाज़त दी
और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने उनको कहा कि आप चिंगची को या किसी भी कंपनी के कोई भी इस तरह का मोटरसाइकिल रक्षा हो आप ना रोकें, आप हमारी प्रोडक्ट बेहतर है, उसके आगे विंड स्क्रीन है, कवर्ड है, दरवाजे लगे हैं, बारिश में, आंधी में, धूप में, हत्ता कि सर्दी में ठंडी हवा से हर किस्म की प्रोटेक्शन है। ख़वातीन के लिए कंपार्टमेंट ड्राइवर से लग गया है। मोटरसाइकिल रक्शे में क्या होता है, वो गोद में बैठा होता है सवारियों के, इस तरह के मामला आते हैं। तो ये पर्दे के भी मसाइल हैं। तो जब उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो अब KPK के अंदर 90% यूज़र जो है वो ऑटो रिक्शा यूज़ करता है जिसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक सिस्टम है, जिसके अंदर 200 cc का CNG, वहाँ चूँकि CNG की परमिशन है तो CNG वाला इंजन चल रहा है वगैरह वगैरह। तो देखें पंजाब में क्या हुआ, वही फिर जब माफिया मुतहरक हुए तो पाकिस्तान में आज भी इजाज़त है आपको मोटरसाइकिल रक्षा, मोटरसाइकिल के पीछे आप कोई ना कोई कार्ट लगाएं और चलाएं, और जब ब्रेक लगानी हो तो ऊपर बस ड्राइवर खड़ा भी हो जाए तो ब्रेक नहीं लगेगी उसकी। ये कहाँ पे इजाज़त है? यहाँ पंजाब में इजाज़त है अब भी। नहीं, उधर नहीं इजाज़त, KP में भी इजाज़त है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी टेक्नोलॉजी को आने दिया तो लोगों ने खुद ही छोड़ दी। पंजाब में क्या है कि अगर आप 200 cc इंजन के साथ बंद रिक्शा बनाएंगे 4 स्ट्रोक के साथ, पूरा उसका ब्रेकिंग सिस्टम हो, हाइड्रोलिक हो आपका, तो उसकी इजाज़त नहीं है, हुकूमत नहीं चलने देगी। और चिंची को चलने की इजाज़त है, मोटरसाइकिल रक्शे को चलने की इजाज़त है, क्योंकि माफियाज मुतहरक होते हैं ना, जिनका स्टेक्स होते हैं। तो यही प्रॉब्लम आ रही है, जब आप एक अच्छी चीज़ को इजाज़त नहीं दे रहे और जो चीज़ पिट गई है उसको आप कह रहे हैं ज़बरदस्ती थोप रहे हैं लोगों पे, आप कह रहे हैं ज़्यादा देर तक नहीं ये होगा। देखें अब देखें क्या हो रहा है, हम KPK में बेचते हैं, लोग वहाँ से ख़रीद कर ले जाते हैं, वहाँ यहाँ के डीलर हमें इंसिस्ट करते हैं कि आप दे दें, हमारा मसला है। वो कहते हैं ना नंबर लगाएं, ना रजिस्ट्रेशन करें, हम चलाएँगे, क्योंकि लोग लेना चाह रहे हैं। अब आप देखें ना पंजाब में आप भी निकलते हैं, आप देखें उनके नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं भी होती तो कुछ ना कुछ लोग ख़रीद लेते हैं। तो इसका मतलब मुझे एक दोस्त ने कहा कि भाई पाकिस्तान ने भी जल्द या देर से इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ यहाँ पे होंगी, पेट्रोल वाली गाड़ियों का ये कब्रिस्तान नज़र आएगा आपको। जी मैं यही गुजारिश करता आपका सब सवाल में कि ये मैं नहीं कहता कि डंडे से रोकें चीज़ों को, पेट्रोल को ना रोकें आप, लेकिन आप ये तो करें कि आप मसाइल ना पैदा करें इलेक्ट्रिक के लिए। ये ट्रेंड चल पड़ा है और ये नौजवान जो 64% है इस मुल्क की पॉपुलेशन का, वो बड़ा ज़हीन है और उसने बिल्कुल ट्रेंड बदल दिया। आपने पॉलिटिक्स के अंदर, बिज़नेस के अंदर, माशरे के अंदर आपने देख लिया। ये चीज़ हुकूमत रोके ना, बस हमारी गुजारिश ये है। तो देखें कि ये खुद ब खुद लोग बड़े सेंसिटिव हैं और 2-3 साल के अंदर अंदर आपके माहौल का इस वक्त जो 80% पोल्यूशन में हिस्सा है वो पेट्रोल का है, पेट्रोल इंजन का है, डीजल इंजन का है। तो ये शिफ्ट होगा। हाँ, अगर हुकूमत सहूलियात पैदा कर सकती है तो हम बिल्कुल उसको एडमायर करते हैं कि आपने जो इंटरेस्ट फ्री फिनांसिंग की बात की है ज़रूर करें, और भी कोई सहूलियात दी जा सकती हैं तो दी। तो आप ये बताइए कि कितने आपका एम्प्लॉयज़ वगैरह कितना होगा, नेटवर्क क्या है आपका, या जो लोग आपसे जुड़े हैं आपके बिजनेस से, डीलर्स भी हो सकते हैं, वो क्या तादाद होगी, कोई नंबर दे सकते हैं? हमारे इस वक्त 55 आउटलेट्स हैं इलेक्ट्रिक के, ठीक है, और ऑलमोस्ट 80 के करीब आउटलेट्स हैं हमारे 3 व्हीलर के। और हमारे इस वक्त अपनी जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर फुल टाइम हैं वो 500 के करीब हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स समेत। बाकी हमारे साथ जो अटैच इंडस्ट्री है उनकी तादाद 60 से ज़्यादा है। ज़्यादा उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने वाले लोग हैं, तो उनकी जितनी उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी तकरीबन 2500 से 3000 के करीब वर्कर जो हैं वो फुल टाइम उनके पास। कुछ उनके होते हैं पीस रेटेड काम भी होते हैं, लेकिन जो फुल टाइम उनके साथ है वो 2500 से 3000 के दरमियान। तो ये जो 3 व्हीलर्स वाला और इलेक्ट्रिक वाला, ये दोनों की आउटलेट्स मुख्तलिफ होती हैं, ये एक ही आउटलेट में नहीं बिकता? ये नहीं, मुख्तलिफ हैं, कस्टमर डिफरेंट है ना। अच्छा, 3 व्हीलर का एक ख़ास क्लास है जो रिक्शा चलाने वाले हैं, और ये 2 व्हीलर में ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है इस वक्त। तो आपके अब तो लाहौर में मुझे ख़वातीन बड़ी नज़र आ रही हैं, पहले होता था बहुत कम, अब तो मुझे अक्सर वो नज़र आ रही हैं। तो ये सारा इलेक्ट्रिक वो चला रही हैं? जी ज़ाहिर है, इसमें एक तो किक नहीं लगानी पड़ेगी उनको, दूसरा ये है कि इसमें जो सीटिंग है वो स्कूटर की वो कंफर्टेबल है, ख़वातीन के लिए ज़्यादा डिसेंट है एज़ कम्पेयर टू मोटरसाइकिल। दूसरी बात यह है कि उनको पेट्रोल स्टेशन पे लाइनों में नहीं लगना पड़ता। आप देखें उस वक्त 20-20 पेट्रोल स्टेशन पे बाइक्स लगी हुई हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, तो ज़रा उसमें भी वो कंफर्टेबल रहती हैं। चार्ज किया और घर से ही निकलना है उन्होंने, चार्ज करके घर ही आके करना है। और फिर TCM ट्यूबलेस टायर चूँकि यूज़ करते हैं, अगर वो दरमियान में रास्ते में चलते हुए पंक्चर भी होता है तो वो घर पहुंचने तक उसकी हवा
प्रेशर उसका मेंटेन रहता Maintain है। रहता तो ये नहीं होगा कि ख़वातीन साथ में घसीट के लेके जा रही हैं या वो टायर शार्प तो ढूंढ रही हैं। शुरू में प्रॉब्लम तो वैसे तो आपकी तो आउटलेट्स हैं, आप तो वहाँ पर नहीं होते, लेकिन आपके पास आए तो होंगे ख़वातीन के प्रॉब्लम मुख्तलिफ, या लोगों ने सोचा होगा कि यही कैसे होगा, वो कैसे होगा। क्वेरीज तो होती हैं और क्वेरीज को हम सोशल मीडिया और अपने और सबसे वर्ड्स के बड़ा साथ चैलेंज क्या था लोग खरीदारी से पहले, क्या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल? अच्छा, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ज़ाहिर है चूँकि इसकी टोटली अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को ये नहीं पता था कि चलो ये मोटरसाइकिल में तो देखा ये 70 सीसी 100 125 यहाँ से अंदाज़ा होता था इसकी पावर ज़्यादा होगी। इसमें उनको ये नहीं समझ आती थी कि मोटर की पावर को देखना है या बैटरी की पावर को देखना है। हम बताते थे कि मोटर की पावर के साथ ही गाड़ी की पावर बढ़ेगी। फिर बैटरी का देखते थे कि बैकअप वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि कितना चलेगा। अच्छा, फिर हमने तो लोगों को फार्मूले भी समझाए हैं। लोगों को पता नहीं था कि वाट कैसे निकालते हैं, तो हम बताते थे कि वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर निकालेंगे तो ये होगा। हमने अपने ब्रोशर के अंदर फार्मूला पूरा प्रिंट किया कि ये 72 वोल्ट है, मल्टीप्लाई बाय 38 एम्पेयर है तो इतने किलो वाट आवर निकलेंगे। तो ये बताते थे उनको कि ये किस तरह से होगा। तो ये अवेयरनेस देना बड़े ज़रूरी थी। और ज़्यादा तो हर किस्म के क्वेश्चन होते थे लोगों के। बाकी ख़वातीन के अंदर चूँकि शुरू में जोशो खरोश ज़्यादा था, थोड़ी हेजिटेशन थी नौजवानों में, अब खैर वो ख़त्म हो गई है। अभी से यानी मेल फीमेल दोनों? नहीं, हमारा ये ज़रूर है कि मोटरसाइकिल में जब हम डाटा लेते हैं तो मोटरसाइकिल में 1% भी ख़वातीन नहीं है बायर, जितना महीने में बिकते हैं। और यहाँ पे 25% से भी ज़्यादा ख़वातीन हैं और 75% लेकिन इसमें मेल जो कस्टमर है वो मौजूद है। ठीक है, तो आपके बिजनेस में बिजनेस सीखा जा सकता है कहीं से जाके, या ये प्रैक्टिकल करने से ही आएगा? आप क्या जो देख रहे हैं उनको क्या कहें? देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बुनियादी मैं बात आपको बताता हूँ, 2 3 4 भाई भी हों ना तो उनके मजाज में और चीज़ों में फ़र्क होता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला जिस तरह आप किसी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करते हैं, अल्लाह ताला इंसानों की प्रोग्रामिंग करता है और जो काम लेना होता है उससे उसी तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है। इंसान का काम ये है कि उसको एक अच्छा इंसान बनाए, पॉजिटिव बनाए। और मैं कहता हूँ मुसलमान अच्छा बनने के लिए भी शर्त है कि पहले अच्छा इंसान बना जाए। जब तक अब टैलेंट तो अल्लाह ने दे दिया, अब वो टैलेंट नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी। ये डिपेंड करता है वालिदैन पे, टीचर्स पे, माहौल पे कि हम क्या बच्चे को सिखा रहे हैं। तो ज़ाहिर है पहली चीज़ तो मैं समझता हूँ कि अगर बिज़नेस में मैं आया हूँ तो इसमें सबसे बड़ा तो है कि जो अल्लाह ताला ने प्रोग्रामिंग आपकी की है उसके मुताबिक अब सक्सेस फुल होना ये आप पे भी मुनसब है। बिलाशुबा हर काम में अल्लाह की रज़ा है। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो थी वो थी कि वालिद साहब चूँकि बिज़नेसमैन थे और माशाल्लाह दयानतदार बिज़नेसमैन थे। मैंने पहले एक छोटा बिज़नेस किया, उसमें सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट गंवा दिया। तो मैंने जब गंवा दिया तो वालिद साहब ने कहा भाई किसी के देने भी हैं? मैंने कहा जी देने हैं। कहते हैं कितने हैं? मैंने कहा इतने हैं। उन्होंने उसी वक्त चेक बनाए और कहा जी कल जाके तो सबको पे बैक कर दे। तो ये पहला सबक था और आज तक मैंने इस तरह का दूसरा बिजनेस करने से पहले थोड़ा सा डर नहीं होता फिर? देखें, वो चूँकि वालिद साहब बड़े खुश थे, दोनों भाई, एक जुडिशरी में थे, एक गवर्नमेंट जॉब एटॉमिक एनर्जी में थे। वालिद साहब तो बड़े खुश थे कि ये वकालत की बजाय भी ये इसमें आ रहा है, बिज़नेस को देख रहा है। तो इसलिए वालिद साहब तो बड़े खुश थे। चूँकि मैं उसमें राइस के बिज़नेस में उनको थोड़ा टाइम भी दिया, पोल्ट्री फीड की डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर हमने ये आटो का काम शुरू किया। तो ये एक लेसन था दयानतदारी का कि भाई नुकसान है तो आपका है, आप अपने लेन देन के मामला दुरुस्त रखें। इसका बहुत फ़ायदा ये है कि आज मैं सारा दिन भी दफ्तर में नहीं बैठा तो मेरी कोई सप्लाई चेन रुकेगी नहीं। मेरे हर सप्लायर को पता है कि जो माल क्वालिटी में पास हो जाएगा इनकी फैक्ट्री में, उसके ऑटोमेटिकली हमें पैसे मिल जाएंगे। और कोई गारंटी नहीं दी हुई हमने, कोई बैंक गारंटी नहीं दी हुई, कोई चेक नहीं दिया हुआ सिक्योरिटी का। लेकिन ये 16-17 साल का आपका एक अमल होता है जिससे लोगों को है कि जो हमारा बनता है। बल्कि अगर किसी ने हमारे ऑफिस में या हमारे एम्प्लॉइज़ में से कोई गलत भी किया ना, को मिसकंडक्ट किया है, तो हमने उसको ज़ाहिर किया तो हमने उसको भी 1 मंथ नोटिस दिया है। लेकिन अब चूँकि वो मिसकंडक्ट इस तरह होता है कि हम उसको कंटिन्यू 1 महीना नहीं कर सकते, तो हमने 1 महीने की एडवांस सैलरी इसको पकड़ाई और कहा जी जाएँ। बिलाशुबा उसने झूठ बोला है, उसने कोई गलत काम किया है। तो इसके बावजूद भी हमने कोशिश की है कि ये बंदा जिसने हमारे साथ कोई गलत हरकत की है,
ये भी क़यामत के दिन भी और माशरे में भी जाके ये ना कहे जी मेरा तो इन्होंने नोटिस पीरियड की तनख्वाह भी रख लिया। एक तो ये था इसके अंदर बिज़नेस के लिए। दूसरा था कि करज, और ये वारिस साहब ने दी, मुझे नुकसान हुआ, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये समझो आपने किसी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से ना MBA कर लिया पैसे लगा के, वहाँ भी पैसे देते हैं ना, आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो सीख के आते हैं, डिग्री लेके आते हैं, तो फिर भी आप गलतियाँ करते हैं। तो ये आपने जो 3 साल में लॉस किया है, इसमें अगर आपने कुछ सीख लिया है तो मैं समझूंगा आपने MBA कर लिया। कितना लॉस था वैसे उस वक़्त? मेरे ख्याल में कोई 20-22 लाख होगा। ये बात है 2001 की। बहुत 2000 अच्छा खासा लॉस था। हाँ, तो लेकिन उन्होंने कहा जी ठीक है, आप कोई मसला नहीं, आप वापस आएँ और अपने काम पे करें। एक तो ये थी। दूसरी इसमें ज़ाहिर है चूँकि मेरे जमीयत से मैंने बहुत कुछ सीखा, जमात इस्लामी से, मौलाना मदूदी की तहरीरों से, और वो इमोशनल बातें नहीं हैं। मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ासा ये है कि वो धुएँदार तकरीरें करके और वक्ती तौर पे आपके एंजाइम लेवल को आगे पीछे करके ना नहीं करते थे कि जिसका वक्ती तौर पे हो असर, और बाद में आपका वो जो ही एंजाइम्स जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे तो फिर आप वापस वो लॉजिकली हर चीज़ को आपके जहन के अंदर उतार देते थे। एक उसका बड़ा फैक्टर था कि उसके अंदर ये एक चीज़ जहन में वालिदैन से भी बैठी थी, मौलाना मदूदी के लिटरेचर से भी बैठी थी कि दुनिया के अंदर बढ़ने के लिए भी और आखिरत के लिए भी दयानतदारी और सच्चाई जो है ये सबसे अच्छी है, और अल्लाह को जो चीज़ पसंद है उसका दुनिया में भी अजर मिलेगा आगे भी। और इसने किया। हम बैंक की फ़ाइनेंसिंग से बचे तो हमने बड़े नॉमिनल मार्जिन पे बिज़नेस को पे भी खुश होते हैं, क्योंकि हमने बैंक के कोई फाइनेंशियल चार्जेस पे नहीं करने। हमें 2-4-5% बचा होता है, हम खुश हो जाते हैं। कई लोग देख रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारे काम में 20% प्रॉफिट है, आप इतनी बड़ी ब्रांड है, आप 5% पे काम करते हैं। हम कहते हैं ये गरीब आदमी की प्रोडक्ट है, हमें मिल रहा है, हम वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम अच्छा वॉल्यूम बना रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। बाकी इसके अंदर जमीयत में प्रैक्टिकल जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी उसमें हमने कड़े सीखी, गिरना उठना, और उसके अंदर जो है चीज़ों को फेस करना। तो वॉल्यूम क्या होगा वैसे अगर हम 3 व्हीलर की बात करें? इस वक्त एवरेज हमारी 2000 पर मंथ 2000 पर मंथ। हाँ, 3 व्हीलर की बात हो रही है। 3 व्हीलर की, इसमें कुछ लोडर भी शामिल हैं, जो लोडर भी हैं, रक्शे भी हैं। तो ये यानी कि साल के आपके आराम से 24,000 जी, 24,000 के करीब। 24,000 साल के आपके ये इंशाल्लाह ये साल हम 24,000 पे क्लोज करेंगे। पिछले साल थोड़े कम थे, ये साल जो है ये 24,000। ये तो बड़ी अच्छी है। यानी 24,000 लोग आपकी प्रोडक्ट हर साल अगर इसी तनासुब से चलें। पाकिस्तान की टोटल जो मार्केट है ना इस वक्त, वो तकरीबन 5 से 6,000 के दरमियान है, जिसके अंदर जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं उनके अंदर है, और उसके अंदर हम नंबर 1 पे हैं, फिर नंबर 2 वाला भी थोड़े से गैप पे है, फिर नंबर 3 वाला भी है। तो ये 3 बड़ी और दूसरी तरफ वो जो है 2 व्हीलर। अच्छा, इलेक्ट्रिक का तो जो है इस वक्त मार्केट साइज़ जो है पाकिस्तान में वो चला गया 2900 से 2800 के दरमियान है पर मंथ, जिसमें से 1000 प्लस में सिर्फ हमारी प्रोडक्ट है। इस वक्त 24 के करीब कंपनियां उसमें भी आ गई हैं। यानी हर महीने जो परचेज हो रही है 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक, ये 1/3 से ज़्यादा हमारे पास है, ऑलमोस्ट 40%। टोटल 3,000 लोग ले रहे हैं। हाँ जी, तकरीबन 3,000 हर माल ले रहे हैं जी, ऐसे ही है। और उसमें 1/3 आपके पास जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो ये तो आपकी प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है तो ही इसको पजीराई मिल रही है। जी बिल्कुल, कोशिश। और शायद आप कह रहे हैं कि हम पहले आ गए हैं, लोगों से पहले। नहीं, हमारे से पहले आए थे, और उन्होंने तो इतना बदनाम किया कि ये भी चैलेंज था हमारे लिए कि लोगों का इत्मीनाद इलेक्ट्रिक के ऊपर बहाल करना चुका था। और फिर जब हम आए तो हमें वो 1 साल पहला तो लोगों का इत्मीनाद बहाल करने पर लगा, और अब ये साल जो 2024 है ये उसका समझें कि अब ट्रेंड मेकिंग का साल। ठीक है। तो आप एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च करते हैं? बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं? जी, शुरू में हमने चूँकि अवेयरनेस देनी थी, जो मैंने बताया कि इसकी बैटरी पावर क्या है फलां, तो उसके पे ऊपर हम सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो बनाते हैं। उसके अंदर 3 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन तक हमारी सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन होती है हर महीने। तो आप ये दूसरे जो टूल हैं मीडिया के, उनको इस्तेमाल, सोशल मीडिया पे आपका फोकस है? सोशल मीडिया पे ज़्यादा तो हमारी अवेयरनेस की कैंपेन्स हैं, कुछ व्लॉग्स वगैरह भी कुछ हुए हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी कमी है। ज़्यादा हमने ना वो जो लोगों के क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस हमने इमोशनल मार्केटिंग की बजाय रैशनल मार्केटिंग को ज़्यादा फोकस किया है। रैशनल ज़्यादा देर तक चलती है? जी, ज़ाहिर है, पहले तो पता होगा जो मैं चीज़ ले रहा हूँ उसका फ़ायदा क्या होगा, कैलकुलेशन क्या होगी।
तो आपने बच्चों को भी बिज़नेस में लाते हैं, यानी सिखाते हैं, यानी खुद आपके अंदर ये जरासीम किस तरह से आए, वाले साहब ने किस तरह दिए, और आप अपने बच्चों को किस तरह से कर रहे हैं? जी, ये इतना तो ज़रूर कहा है बच्चों को कि बिज़नेस ज़्यादा बेहतर है जॉब से, इवन वो सिविल सर्विस की भी जॉब हो, कोई भी हो, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो लेकिन चूँकि मेरे वालिद साहब का राइस का बिज़नेस था और मैं उसमें नहीं गया। अच्छा, उसकी वजह कि मैं अब भी ये समझता हूँ अपने बच्चों के लिए भी, भतीजों के, चूँकि हम जॉइंट फैमिली है, कि इनको उनके हाल पे छोड़ें, इनको जो वो अच्छा करना इंसान चाहते हैं। बनाएं। ठीक। हमें फ़िक्र लगी होती है, हम डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, बिजनेसमैन बना रहे हैं, ये अल्लाह के काम है। हमारा काम है अच्छा इंसान बना दें, उनको एजुकेट कर दें। अच्छा, हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा किसी इनोवेशन के बिज़नेस में चले जाएँ। मेरे वालिद साहब राइस का करते थे, मैं ऑटोमोबाइल में आ गया। हो सकता है मेरे बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा अच्छे रहें, हो सकता है वो 4 व्हील बनाना शुरू हो जाएँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें ये चीज़ है ना कि बिज़नेस की तरफ राग़िब ज़्यादा राग़िब होंगे, होना चाहिए, जिस तरह आप हुए। आप खुद सीखने के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं, कितना करते हैं, क्या इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप सीखते कैसे हैं? और देखें, 2 मौके आए हैं। पहला तो था 3 व्हीलर का। 3 व्हीलर के अंदर चूँकि लोकल, जिस तरह मैंने बताया कि मैंने तो ड्राइवर, मैकेनिक और अपनी फैक्ट्री के एम्प्लॉइज़ तक हर बंदे से पूछा है, सीखा है, ट्रायल्स किए हैं। और चाइना चूँकि बहुत सारी चीज़ों में अभी तक इंजन जो है 3 व्हीलर का वो चाइना से आता है, तो उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है। 3 व्हीलर के ये जो अभी इलेक्ट्रिक आया है, इसके अंदर भी ज़्यादा मेन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो चाइना के चाइना अंदर से। हुई है। अच्छा, हमने अभी शुरू करनी है, तो इस वक्त भी उससे उन्हीं से ज़्यादा सीखते हैं। तो ये तो समझ में कि हमारा हर दूसरे तीसरे महीने आना जाना रहता है। इसके अलावा जो हमारा सीनियर स्टाफ होता है, कभी मसलन पेंट शॉप के वाले से हमें उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है वगैरह, तो हम फिर उसको चाइना में भिजवा देते हैं। जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं उस फील्ड में, वहाँ पे उसको महीना 2 महीने ट्रेनिंग के लिए भिजवाते हैं। और अब तो चूँकि चाइना के लोग खुद भी, अगर अमन अमान के हालात ठीक रहें, तो वो खुद भी यहाँ बार बार आते रहते हैं और ट्रेनिंग कैंप्स करते हैं हमारे साथ आके, जो सप्लायर्स हैं। तो तो जो ये ये जो इलेक्ट्रिक वाला एक मसला आएगा इसमें कि ये घरों में चार्ज करते हैं, और आप जब कह रहे हैं कि वो ज़्यादा वाली है, तो हमने तो देखा है दूसरे ममालिक में पब्लिक उन्होंने वो बनाए होते हैं, वहाँ पे भी चार्ज हो जाती हैं। अच्छा, हमारा उस वक्त इसलिए हमने कोशिश की है कि हम जितनी लंबी रेंज की बाइक्स हैं ना, वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि अगर कोई कमर्शियल भी यूज़ करता है, कोई डिलीवरी बॉय है, तो वो रात को घर आने तक उसको ज़रूरत ना पड़े। 130, 155 इस तरह की रेंज की हैं। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं कायम हो सका, और ज़्यादा इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी बात है, अगर घर का यूनिट आपको 50 रुपये में यूनिट पड़ रहा है, तो जब आप चार्जिंग स्टेशन से करवाएंगे तो वो आपको 80 रुपये या 100 रुपये में सेल होगा, तो वो महंगा भी पड़ेगा। एक तो हमारा ये टारगेट है और इसमें कामयाब है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो आप दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं, वहाँ भी मैंने नोट किया है कि वहाँ पे 4 व्हीलर के लिए या कमर्शियल गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन पे लोग जाते हैं, लेकिन आम जिस तरह 2 व्हीलर है, बाइक्स हैं, इसके लिए बहुत कम ट्रेंड है। ठीक है। इनकी अच्छा, जो बड़े ट्रैवलिंग बड़े कम आप होती है। चार्जिंग के कारण, वो चूँकि फास्ट चार्जर होते हैं, तो फास्ट चार्जर के लिए वो फिर आपको उस तरह की वो चीज़ें नज़र आती हैं। हम चूँकि नॉर्मल चार्जर के साथ रिकमेंड करते ठीक हैं, ताकि आपकी बैटरी की लाइफ 4 साल 5 साल तक चलती रहे। चलें, आखिरी सवाल है, इसके ऊपर ज़्यादा लोग मोटिवेट हो जाते हैं। आपकी माहाना आमदन क्या है? देखिए, ये मेरी आमदन और एक कंपनी की आमदन है ना जी, 2 चीज़ें डिफर। तो मैं तो चूँकि चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ कंपनी का, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज ए सैलरी मैंने विड्रा करनी होती है, ये मेरा इमीडिएट है। बाकी है आपका एज ए शेयर होल्डिंग क्या है। तो इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि हम चूँकि नॉमिनल प्रॉफिट पे काम करते हैं, लेकिन चूँकि वॉल्यूम हमारा अच्छा है, तो हम कोशिश करते हैं इस वक्त भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि तकरीबन 30 से 40 मिलियन के दरमियान एवरी मंथ जो है हमें दोनों प्रोडक्ट से प्रॉफिट आ जाता है। ठीक। और अब इस पर खुश हैं कि चलें, इतना अच्छा प्रॉफिट है और वॉल्यूम को हम फोकस करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका भाट साहब, जज़ाकल्लाह, आपने वक्त जज़ाकल्लाह। दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपके तजुर्बे से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और देखने वालों को मिलेगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।